जैसे आज हमारा टॉपिक है वो डिस्कशन का वेरिकोज वेन। आप वेरिकोज वेन के बारे में बताना चाहेंगे, ये होता क्या है, ये कैसे होता है और है क्या? कि वेरिकोज वेन का उर्दू तर्जमा करना तो बहुत मुश्किल है। आप यूँ समझ लें कि अगर आपकी लेग्स की पहली तो ये बात है कि ये वेरिकोज वेन सिर्फ टांगों में होती है, ये बाजुओं में नहीं होती। अगर किसी भी बंदे की, मेल हो या फीमेल, खून की नालियाँ फूली हुई नज़र आएँ टांगों में, और आम तौर पे ये बिलो द नी होता है, यानी कि घुटने के जॉइंट से नीचे नीचे होता है। अगर ये नालियाँ फूली हुई नज़र आएँ और ब्लू कलर की, इर्रेगुलर शेप की, तो इसको आमतौर पे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो ये आर्टरीज की बीमारी है या वेन की? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, वेरिकोज वेन्स, ये वेन्स की बीमारी है। और वेन्स वो चीज़ होती है जो ब्लड को पाँव से लेके लेग में और लेग से लेके एब्डोमेन और फिर हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, यानी कि पाँव को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये बीमारी इन वेन्स की होती है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या वजूहात क्या हैं वेरिकोज बनने की? वजूहात तो इसकी काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे ये जेनेटिक प्रॉब्लम, आपके जीन्स में ही प्रॉब्लम होता है कि आपकी वेन्स में थोड़ी वीकनेस होती है, या वेन्स के जो वॉल्व हैं उनमें थोड़ी वीकनेस होती है, जिससे वॉल्व्स में लीकेज डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता वेन्स पे प्रेशर बढ़ता है और वेन्स फूलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी इसकी कॉजेज हो सकती है। मिसाल के तौर पर खवातीन में जो ज़्यादातर होती हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए, उसमें भी ये होता है कि एक तो हार्मोनल इशू होता है, दूसरा वेन्स पे फिजिकल प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से ये वेनें फूलनी शुरू हो जाती हैं। जो ही ये प्रेशर खत्म होता है, प्रेगनेंसी खत्म होती है, अगर ये माइनर मसला हो तो ये ग्रेजुअली नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ खवातीन में ये परमानेंट प्रॉब्लम बन जाता है, और जब ये परमानेंट बन जाता है तो फिर ज़ाहिर है इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा है, जैसे कोई बार्बर है, या इवन सर्जन्स में ये प्रॉब्लम कॉमन होता है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के लिए, लंबे ऑपरेशन के लिए खड़े होना पड़ता है। तो जो भी बंदा जो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा खड़ा होता है डे टाइम में, उसमें ये इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात किसी और प्रेशर की वजह से भी मसला आ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी की एब्डोमेन में कोई ऐसा ट्यूमर या रसौली निकल आए जो वेनों में प्रेशर डाल दे, तो रसौली की हो सकता है कोई सिम्टम ना हो, लेकिन आपकी वेनें पहले फूलना शुरू हो जाए, और आप वेनों की ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो आपको पता चले कि ये मसला कहीं और था। तो इस तरह इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब भी आपको इस तरह की चीज़ नज़र आए, इसको फौरी तौर पर डॉक्टर को चेकअप कराएं और उसको इन्वेस्टिगेट करें। नहीं, ये जेनेटिक चीज़ को आप नहीं रोक सकते, ये आमतौर पर फैमिलीज में भी रन करती हैं। आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात पूरी पूरी फैमिली को ये प्रॉब्लम होता है, किसी के भाई को, किसी की बहन को, किसी की वालदा को, और इवन 2 जनरेशन पीछे भी अगर आप जाके चेक करें तो वेन्स का प्रॉब्लम होता है। तो जेनेटिक को आप कर कुछ नहीं सकते, लेकिन उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। साइंटिफिक रीज़न इसकी ग्रेविटी है, क्योंकि लेग की जो वेन्स हैं उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि कशिशे शकल के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। तो ब्लड को पंप करना पड़ता है हार्ट में पहुंचाने के लिए। तो जो ही वॉल्स में थोड़ी सी लीकेज आती है या वीकनेस आती है, तो वो पंप जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। तो पूरे का पूरा ब्लड जो है वो टांग की वेनों में खड़ा रहता है। जब वो खड़ा रहता है तो प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सारी वेनें फूलना शुरू हो जाएंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चलने से वेरिकोज वेन्स ना होती हैं ना ये बढ़ती हैं। चलना तो बल्कि इसके लिए ज़्यादा सूदमंद है। जैसे आपने बताया भी इसके कॉजेज क्या होते हैं, है क्या चीज़ है वेरिकोज वेन, तो इसकी कुछ स्टेजेस भी हैं जो वेरिकोज वेन की बनने की, क्या क्या मराहल हैं वो उसके ऊपर आप? इसको 6 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहली स्टेज होती है उसमें तो आपको बहुत ही फाइन किस्म की वेन्स नज़र आती हैं लेग्स पे और पाँव के आसपास, जिसको थ्रेड वेन भी कहते हैं। और ये यूँ समझ लेंगे जैसे मकड़ी के जाले की तरह आपको बहुत ही बारीक वेनें नज़र आती हैं। ये इसकी स्टेज 1 है। स्टेज 2 ये है कि आपको मोटी मोटी वेनें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। स्टेज 3 में ये होता है कि वेन्स तो नज़र आती हैं, लेकिन साथ साथ टांग में थोड़ी स्वेलिंग भी शुरू हो जाती है। और स्वेलिंग अब आप सुबह सो के उठते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, शाम तक आप खड़े रहते हैं, फिरते रहते हैं, और शाम तक स्वेलिंग ये बढ़ जाती है, और जब आप दोबारा वापस बेड पे जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाती है। ये होती है स्टेज 3। स्टेज 4 में ये होता है कि आपका स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी स्किन का कलर फेयर है, आहिस्ता आहिस्ता वो डार्क कलर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये है स्टेज 4। और स्टेज 5 में स्किन इतनी डैमेज हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि स्किन में अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। और स्टेज 5 आमतौर पर वो होती है जब अल्सर आपका बन के ठीक हो चुका हो। और स्टेज 6 ये होती है कि एक्टिव अल्सर हो, बहुत सारी ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो ठीक ना हो रहा हो। तो ये इस तरह हम इसको 6 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। बेस्ट टाइम ट्रीटमेंट का स्टेज 1 और स्टेज। जैसे आपने बताया जिस स्टेजेस के बारे में, तो आप बीइंग वेस्कुलर सर्जन, आपके पास कौन सी कैटेगरी के पेशेंट, कौन सी स्टेज के जो ना कॉमन पेशेंट आते हैं? हमारे पास तो जी स्टेज 5 और स्टेज 6 के ही पेशेंट आते हैं। हम तो तरस गए हैं कि किसी मरीज
मरीज़ को अर्ली स्टेज में देखें, जब हम पाकिस्तान से बाहर काम करते थे तो उस वक्त देखते थे हम स्टेज 1 में भी आते हैं, 2 में भी आते हैं, लेकिन यहाँ रेयरली ऐसा होता है कि कोई अर्ली स्टेज पे पेशेंट आए। वेरी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती है कि कुछ अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, कुछ लोग खुद को निगलेक्ट करते हैं और कुछ हमारे डॉक्टर हजरात की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। आमतौर पर ये उन्होंने कॉन्सेप्ट ये फैलाया हुआ है कि इसकी कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से मरीज़ यूजुअली जल्दी नहीं आते। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आम आदमी में इसमें वेरिकोज बनने के कितने के चांसेस होते हैं? देखिए, अगर आप बुकिश इंसिडेंट्स की बात करें जो किताबों ने लिखा हुआ है, वो तो अक्सर सोसाइटीज़ में 40% तक चला जाए, यानी 40% तक लोगों को वेरिकोज वेन का मसला होता है। इसका मतलब यह है कि हर 100 में से 40 मरीज़ इस मसले से गुजर रहे होते हैं किसी न किसी स्टेज पे। कुछ को स्टेज 1 होती है और कुछ को अगली स्टेजेस में चल रहा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने वाले जो लोग हैं वो इसमें काफ़ी कम तादाद में होते हैं। क्या पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? अगर किसी मरीज़ को ये बीमारी हो गई है तो क्या सकता है? अगर वो इलाज नहीं करवाता या वैसे उसको आपके पास आता है, उससे पहले क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? पेचीदगियाँ इसकी आप 4 बड़ी ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यह है कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो, आपको हर वक्त टांगों में क्रैम्प्स रहते हैं, पेन रहती है, स्वेलिंग होती है और थकावट रहती है टांगों में, और आप रात को बंदा ढूंढते हैं कि आपकी टांगें दबाए आके आपको रिलीफ दे। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इफेक्ट होती है, आपका जो फंक्शनैलिटी जिसको आप कहते हैं, आपका वर्क प्लेस पे आपका फंक्शन इफेक्ट होता है। दूसरी इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि जब आप वेनें फूली होती हैं, नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती हैं और उसमें ब्लड बहुत स्लोली रन करता है, तो उसमें क्लॉट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब ये क्लॉट बनते हैं तो वो एक अच्छा खासा मसला बन जाता है। आप उसके लिए आपको 4-6 महीने मेडिसिन लेनी पड़ती है और वो होते भी बहुत पेनफुल है। तीसरी इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि सडनली ब्लीड कर सकता है। आपको कोई हल्की सी चोट लगी या ना भी लगी तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं ये रात सो रहे थे तो ब्लीडिंग शुरू हो गई, उन्होंने देखा कि बेड सारा भरा हुआ है ब्लड से, तो ये ब्लीडिंग एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है वो है अल्सर्स का, जिसको आप वीनस अल्सर्स बोलते हैं। जो आपकी स्किन जो ही आप स्टेज 4 में आते हैं, स्किन ख़राब होनी शुरू होती है, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेज 5 और 6 में चले जाते हैं, जिससे स्किन पूरी डैमेज हो जाती है, बड़े बड़े अल्सर बन जाते हैं, फिर उनमें इन्फेक्शन आ जाता है और वो फिर सरदर्द बन जाता है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। ना तो बीमारी हो सकती है ना ये ठीक हो सकती है, ये तो लोग अपनी कंफर्ट के लिए करते हैं। इसका ना कोई ख़ास नुकसान है और ना कोई ख़ास फ़ायदा है। नहीं, अगर डिसेंट तरीके से दबाया जाए तो वेन का ब्लड फ्लो बेहतर होता है, ख़राब नहीं होता। अब हम इसकी तशखीस की तरफ आते हैं, तो ये इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है? तशखीस के लिए तो जी 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मरीज़ को खुद नज़र आ जाता है जी उसकी वेन नज़र आ रही हैं, फूली हुई हैं। दूसरी टांग नॉर्मल नज़र आ रही होती है, एक जिस टांग में मसला है उसकी वेन डिफरेंट नज़र आ रही होती है। दूसरा, स्किन का कलर चेंज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट। जब आपका स्किन कलर चेंज होना शुरू हो जाए, उस पर निशान पड़ने शुरू हो जाए, तो उसके बाद तो लाजमी अलर्ट होना चाहिए कि ये मसला आ रहा है। तो मेन 2 ही चीज़ें हैं, एक डॉक्टर की क्लिनिकल असेसमेंट है कि डॉक्टर को चेक कराएं और डॉक्टर देख के आपको बता दे कि ये वेरिकोज वेन का मसला है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड आजकल इजीली अवेलेबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। उस टेस्ट से इसकी इजीली तशखीस हो जाती है और उससे ये भी पता चल जाता है कि आपको मेनली वेन्स में ब्लॉकेज आ रही है या लीकेज आ रही है। क्योंकि ब्लॉकेज अगर आ रही है तो उसकी ट्रीटमेंट और तरह होगी, लीकेज आ रही है तो उसकी ट्रीटमेंट भी और तरह होगी। फिर आपकी सारी डॉक्टर से डिस्कशन हो सकती है कि किस तरीके से इसको। मेरा एक क्वेश्चन है, पेशेंट का डायग्नोसिस भी बन जाता है, उसकी तशखीस भी हो जाती है, लेकिन अक्सर जो है ना मैं पेशेंट के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, डॉक्टर ने बताया कि ये इसकी तशखीस हो भी गई है, सब कुछ हो गया, तो इसका इलाज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आराम नहीं आता है, अगर इलाज हो भी जाए तो ये दोबारा हो जाता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये वो सवाल है जो तकरीबन हर मरीज़ आके करता है और इसमें मरीज़ों को ब्लेम नहीं करता, इसमें मैं अपने डॉक्टर दोस्तों को ब्लेम करता हूँ कि उन्होंने ये एक मिसकंसेप्शन फैलाई है मुआशरे में कि इसकी ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और अगर इसकी ट्रीटमेंट कर दें तो ये दोबारा हो जाती है। सबसे पहले तो ये बात है कि ये एक काबिले इलाज चीज़ है, हर काबिले इलाज चीज़, और एक ऐसी चीज़ जिसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी मैंने जिक्र किया जिन कॉम्प्लिकेशंस का, ये तो चंद एक है, इसकी बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर यूं ही आपकी तशखीस हो जाए एक काबिले इलाज चीज़ को इलाज ना कराना तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि कॉमन सेंस के बात ख़िलाफ़ है। ये काबिले इलाज चीज़ है, इसकी मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ आ गई हैं और जहाँ तक ये कॉन्सेप्ट के ये दोबारा हो जाने का 100 में से 5 या 10 लोगों को इसका दोबारा होने का रिस्क हो। ये फिक्रा ज़रा गौर से सुने, दोबारा होने का रिस्क हो, दोबारा ज़रूरी नहीं कि हो जाए। और 100 में से 5-10 लोगों को रिस्क होता है, 90
सारे मरीज़ों को नहीं हो। तो 100 में से अगर 90 का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो रहा है तो इसको आप फेलियर तो नहीं कह सकते। और ये सोच के ना कराना कि दोबारा कभी हो जाएगा, ये तो वैसे ही एक मेरा ख्याल है सेंसिबल अप्रोच नहीं है। तो इसमें ज़्यादा एजुकेट हमें करने की ज़रूरत है अपनी डॉक्टर कम्युनिटी। जब वो एजुकेट होंगे तो फिर अवामुन्नास खुद ही एजुकेट हो जाएंगे।